Hello students, this is chapter 5 यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस के मीनिंग एंड 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन्स के बारे में। देखिए यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गेन्स हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम इसका जो हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है, जिसकी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये है क्या? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन, एक समूह। किसका समूह? नेशंस का, स्टेट्स का, या कहें कंट्रीज़ का। ठीक है, तो ये एक समूह है यूनाइटेड नेशन। क्यों इसको बनाया गया? आप खुद सोचिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया जाता है? क्यों यूनिट्स मिलकर समूह का निर्माण करती हैं? तो उसका सीधा सा उत्तर है कॉपरेशन के लिए। ठीक है, जैसे व्यक्तियों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो व्यक्ति भी आपस में मिलकर समूह बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कॉपरेशन के लिए। इसी तरीके से कंट्रियां भी आपस में मिलकर संगठित होती हैं और एक संगठन का निर्माण करती हैं। क्यों करती हैं? कॉपरेशन के लिए। कॉपरेशन क्योंकि ज़रूरी है। अगर कॉपरेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? यूनिट्स के बीच में या कहें कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये अक्सर खास तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध का, ठीक है, वॉर का रूप धारण कर लेते हैं। तो कॉपरेशन के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए कंट्रियां एकजुट होती हैं। ठीक है, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया कंट्री से मिलकर, और जिसको हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता होगा कि तो क्या यूनाइटेड नेशन से पहले कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था? कि उससे पहले किस तरीके से कंट्रीज आपस में जो रिलेशन है उनको एंजॉय करते होंगे, या वर्ल्ड में जो सिक्योरिटी है, पीस है, वो कैसे मेंटेन रहती होगी? तो देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया, जो कि 1920 से जिसने काम करना शुरू किया, और इसीलिए बनाया गया था ताकि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद विश्व को किसी वॉर का सामना ना करना पड़े, सेकेंड वर्ल्ड वार जैसी स्थिति ना आए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो फिर इसमें यह देखा गया कि लीग ऑफ नेशन में ऐसी क्या क्या खामियां थी, या क्या ऐसी ऐसी जिस वजह से वो अनसक्सेस रहा, सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाया। तो देखिए कुछ इसमें खामियां थी, जैसे कि लीग ऑफ नेशन का विचार रखने वाले जो लीडर थे वो थे वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन थे प्रेसिडेंट अमेरिका के। उन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा था, लेकिन खुद अमेरिका ही इसका मेंबर नहीं बना शुरुआत से ही, लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, तो ये अपने आप में ही एक तरीके से फेल होने की एक शुरुआत ही थी इसकी। इसके अलावा ब्राज़ील ने इसको छोड़ दिया 1926 में, जापान ने इसको छोड़ दिया 1933 में, 33 में जर्मनी ने भी इसको छोड़ दिया लीग ऑफ नेशन को 1933 में। इसके अलावा सोवियत यूनियन जो था, यूएसएसआर, उसको इससे निकाल दिया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन से इसको बाहर कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया इसको। तो इस तरीके से जब बड़ी मेजर जो कंट्रियां थी उन्हीं को या तो बाहर निकाल दिया गया, या वो खुद निकल गई, या उसका मेंबर नहीं बनी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं रहा ये। लेकिन इसी के साथ साथ जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था
तब ये सोचा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके ऑर्गेनाइजेशन के विचार को छोड़ दिया गया, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन एक होना चाहिए इंटरनेशनल, पर ये आइडिया रखा गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो उसी टाइम पर इसके इस पर जो है डिस्कशन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स थे तो उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। और इसके सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के साथ ही एक नया ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके रूप में ये सामने आता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो देखिए वो कौन कौन से स्टेप्स थे जिससे यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ, यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आया। तो देखिए पहला स्टेप था अटलांटिक चार्टर। 1941 अगस्त 1941 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, दो बड़ी पावर मिलते हैं आपस में, और एक जॉइंट डिक्लेरेशन जिसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है पर साइन करते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि वे युद्ध के बाद एक्सिस पावर्स को हराने के बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करेंगे, जिसका कार्य विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना होगा। ये कोई फॉर्मल ट्रीटी नहीं थी, एक स्टेटमेंट था जिसे अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल द्वारा स्वीकार किया गया था। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड नेशन का जो विचार था वो किसके दिमाग में सबसे पहले आया या किसने इसके लिए प्रपोजल रखा सबसे पहले, तो वो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था 1942 में डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इस शब्द की उत्पत्ति होती है यूनाइटेड नेशंस जो वर्ड है ये। यूनाइटेड नेशन देखिए अभी बना नहीं है, ये एक प्रोसेस चल रहा है। 1942 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे उनकी लीडरशिप में एक ग्रैंड अलायंस बनता है 26 कंट्रीज़ का। ये एक गठजोड़ था या एक महागठबंधन जिसे आप कह सकते हैं। इस ग्रैंड अलायंस को नाम दिया जाता है यूनाइटेड नेशन। तो यहीं से इस शब्द की उत्पत्ति होती है यूनाइटेड नेशन की। इस ग्रैंड अलायंस में 26 कंट्रियां ये डिसाइड करती हैं कि वे एक्सिस पावर्स को ख़त्म कर देंगे, वो युद्ध में हरा देंगे, और ये मिलकर साइन करते हैं, प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि वो इस युद्ध में एक दूसरे को पूरे तरीके से कोऑपरेट करेंगे, एक्सिस पावर्स को जो है ख़त्म करके रहेंगे, और युद्ध जीतने के बाद, इस युद्ध के बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा ताकि वैश्विक शांति, ग्लोबल पीस को मेंटेन रखा जा सके। इसके बाद 1943 में क्या आते आते यूनाइटेड नेशन बनने की जो प्रक्रिया है उसमें तेज़ी आती है, और अक्टूबर 1943 में मास्को कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें यूएसए, यूएसएसआर और यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो मिलते हैं आपस में और इस बात पर मंथन करते हैं कि जो नया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसके बेसिस क्या क्या होंगे, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होंगे। इस बात पर डिस्कशन होता है मास्को कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद इसी वर्ष 1943 में तेहरान कॉन्फ्रेंस होता है, जहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और रसिया के स्टालिन ये आपस में मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड वार सेकेंड का जो फाइनल स्टेज है वो आ चुका है, क्योंकि जो एक्सिस पावर्स थी वो डिफीट हो रही थी। तो लग रहा था कि कुछ ही टाइम में युद्ध ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं एक्सिस पावर्स को ख़त्म करने के लिए, और ये मिलकर डिसाइड करते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि एक्सिस पावर्स को डिफीट करना है और इसके बाद विश्व को शांति की तरफ ले जाना है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसा होना चाहिए जिससे विश्व में शांति बनाई जा सके। इस बात पर मंथन होता है। इसके बाद
जो सबसे फाइनली जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है यूनाइटेड नेशन को बनाने के लिए, तो वो होती है 1944 में डम्बल्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस। डम्बल्टन ओक्स जो है ये एक जगह है यूएस के वाशिंगटन डीसी में। तो ये सबसे सीरियस स्टेप था यूनाइटेड नेशन को बनाने के लिए, डम्बल्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में उन सभी बातों को तय कर लिया जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो के अंतर्गत होंगी, किन बेसिस पर ये काम करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, इसके लिए एक जो है प्रपोजल तैयार किया जाता है। और उस प्रपोजल में ये बातें शामिल की जाती हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और जो भी मेन बातें हैं वो उसमें शामिल की जाती हैं, और एक प्रपोजल तैयार किया जाता है। इस प्रपोजल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो 26 कंट्रियाँ थी, जो सभी एकजुट होकर लड़ रही थी एलाइज कंट्रीज़ के रूप में एक्सिस पावर्स को हराने के लिए। और इन 26 कंट्रीज़ को ये प्रपोजल दिया जाता है और टाइम दिया जाता है कि वो इस प्रपोजल को पढ़ें, अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट करें कि इसमें क्या क्या बदलाव लाया जाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन के चार्टर की जो बनने की प्रक्रिया है डम्बल्टन ओक्स के साथ शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है फरवरी 1940 में, याल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें 3 मेजर पावर्स जो थी वो मिलती हैं, यूएस, यूके और रसिया। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके फंक्शंस, इसके प्रिंसिपल्स, सभी पर डम्बल्टन ओक्स जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बातें तय कर ली गई थी। लेकिन एक बात जिस पर सहमति नहीं बन पाई थी तो वो थी वोटिंग प्रोसीजर, कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो वोटिंग प्रोसीजर होगा वो कैसा होगा, उस पर सहमति नहीं बन पाई थी। तो इस पर सहमति बनाने के लिए ये तीनों पावर्स आपस में मिलती हैं, याल्टा कॉन्फ्रेंस इसके लिए होता है। और फाइनली वोटिंग प्रोसीजर पर भी सहमति बन जाती है, और इसके बाद यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद फाइनली 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें 50 कंट्रीज शामिल होती हैं, और यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर था इस पर वोटिंग होती है, और इस तरीके से यूनाइटेड नेशन फाइनली बनकर तैयार हो जाता है। और 26 जून 1945 में इसके चार्टर पर साइन करते हैं ये 50 देश, और 51वें देश के रूप में पोलैंड साइन करता है बाद में। अभी इसमें इस दिन शामिल नहीं हुआ था, वो प्रेजेंट नहीं था, बाद में वो साइन करता है और 51वें देश के रूप में वो सदस्य बनता है इसका। और इसके बाद फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन अपना काम करना शुरू कर देता है। अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 इस दिन को यूएन डे के रूप में भी हम मनाते हैं। भारत जो इसका ऑफिशियली जो मेंबर है, हालांकि 50 कंट्रीज़ के साथ में भारत शामिल हुआ था, लेकिन भारत जो है ऑफिशियली इसका मेंबर जो है वो 30 अक्टूबर को इसका मेंबर बना था, 30 अक्टूबर 1945 को। इसके अलावा जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके वो देख लेते हैं ज़रा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों इसको बनाया गया। तो देखिए फर्स्ट जो इसका काम जो दिया गया है, सेव द सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ वॉर। ठीक है, आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको वॉर से बचाना। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, अब इसको इसीलिए बनाया गया ताकि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, किसी और वार का सामना विश्व को ना करना पड़े। इसके अलावा फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जिसमें सभी एवरी ह्यूमन की जो डिग्निटी है, उनको इक्वल राइट्स, चाहे मैन, वीमेन, नेशंस, लार्ज स्मॉल, सभी के लिए सभी के जो है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करना। ठीक है, इसके अलावा सभी को जस्टिस की बात करते हैं, रेस्पेक्ट फॉर द ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम ट्रीटीज कैन बी मेंटेन। ठीक है, इसके अलावा
सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो युद्ध का सामना उनको ना करना पड़े, इसके लिए ये ह्यूमन थोड़ा आगे बढ़कर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो इस तरीके की बातें इसमें, और जस्टिस की बात इसमें की गई है। सभी की चाहे वो देश छोटा है बड़ा है, एवरी इंडिविजुअल सभी के राइट्स की इसमें बात की गई है। देखिए, इसके अलावा जो इसकी कुछ मेन बातें हैं वो देख लेते हैं थोड़ा। तो टोटल जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में 195, टोटल जो इसके मेंबर हैं 193 इसके टोटल मेंबर्स हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में कि यूनाइटेड नेशंस के कितने मेंबर हैं टोटल, तो 193 इसके मेंबर हैं टोटल। जिसमें से इसके अलावा 2 देश ऐसे हैं जो इसके मेंबर नहीं हैं, तो वो इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज़ के रूप में है। वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, पर्यवेक्षक। पहला है होली सी और दूसरा है फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन। ठीक है, तो लास्ट जो मेंबर इसका बना था वो कौन बना था? 2011 में बना था, साउथ सूडान। ठीक है, और इसके अलावा जो इसकी जनरल असेंबली है उसमें सभी के पास एक एक वोट होता है, सभी के पास, हर कंट्री के पास। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, यूके, फ्रांस और चाइना। अभी हम इस सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल ऑर्गेन्स के बारे में यूनाइटेड नेशन के। इसके टोटल 6 ऑर्गेन्स हैं। देखिए, आपके न्यू जो सिलेबस है, जो सिलेबस चेंज हुआ है, उसमें क्लियर दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑर्गेन्स। ठीक है, उसको काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है, अब बहुत ज़्यादा ब्रॉड में नहीं है वो। तो इसमें लेकिन प्रिंसिपल ऑर्गेन्स क्लियरली दिया हुआ है। तो आपको ये इसके जो ऑर्गेन्स हैं, जो इसके 6 ऑर्गेन्स हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या उनकी फंक्शनिंग है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन एक नंबर में भी आ जाते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है इनके इंटरनल के बारे में। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से बन सकते हैं। तो न्यू जो सिलेबस आपका जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट जो इसका ऑर्गेन्स है वो है जनरल असेंबली। ठीक है, इसको हिंदी में महासभा इसको बोला जाता है। अभी हम इसके बारे में एक एक ऑर्गेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा तीसरा जो है वो है सेक्रेटरीट, सचिवालय इसको बोला जाता है, जो ऑफिशियल वर्क, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो ये करता है। इसके अलावा 4 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, और इसके अलावा 5वां जो है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके अलावा जो छठा जो ऑर्गेन्स है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसको बोला जाता है हिंदी में न्यास परिषद। अब ये वर्किंग में नहीं है, ये फंक्शनिंग में नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके 5 ऑर्गेन्स हो गए हैं, है 6 ही, लेकिन ये इनएक्टिव है। ठीक है, तो इसके बारे में अब एक एक फंक्शन, जो ये जितने भी ऑर्गेन्स हैं इनके बारे में डिस्कस हम कर लेते हैं। तो आप इन 6 ऑर्गेन्स को इस चार्ट से भी समझ सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो इसका ऑर्गेन्स है, फर्स्ट जो पहला जो इसका अंग है वो है जनरल असेंबली। ठीक है, इसको बोला जाता है महासभा। आपको इस पिक्चर से ही क्लियर हो रहा होगा, तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, महासभा, सबसे बड़ी सभा। ठीक है, पिक्चर में ही आप देख रहे हैं कितनी बड़ी ये सभा है। ठीक है, तो आज की डेट में इसके 193 इसके जो UNO के जो मेंबर हैं वो सभी जनरल असेंबली के भी मेंबर होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 मेंबर हैं, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें जितने भी मेंबर होंगे सभी इसके भी मेंबर होंगे, जनरल असेंबली के भी मेंबर होंगे। इसकी साल में एक बार बैठक होती है, सितंबर से करीब करीब दिसंबर तक वो चलती है।
कब तक चलेगी दिसंबर ऐसा कोई फाइनल नहीं है, पहले भी मीटिंग खत्म हो गई है कई बार, लेकिन होती सितंबर से, जो स्टार्टिंग है वो सितंबर से होती है। इसके अलावा हर देश अपना एक मेंबर इसमें भेज सकता है इस मीटिंग में, और कम से कम एक मेंबर तो भेजेगा ही, ठीक है। 5 मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा कोई देश भेज सकता है। तो इसमें सभी देश अपनी तरफ से मेंबर्स भेजते हैं। जो देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सभी देश अपनी आवाज़ जो है, अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी देश बराबर हैं, चाहे वो कोई छोटा है या बड़ा है। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारे देश के पीएम मोदी यहाँ पर स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। ये जनरल असेंबली का फोटो का है ये पिक्चर। यहाँ पर जो है ट्रम्प भी हैं, अमेरिका जो सबसे बड़ा देश जिसको माना जाता है। तो सभी देश यहाँ पर जो है बराबर हैं, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो नेपाल है, छोटा बड़ा सभी यहाँ पर बराबर हैं। तो हर देश को जो है यहाँ पर एक वोट का अधिकार है सभी के लिए। ये जो है पूरी दुनिया की, इसको टाउन मीटिंग हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। छोटे बड़े यहाँ पर जो है बहस होती है, चर्चाएं होती हैं, ठीक है। हर देश की आवाज़ यहाँ पर सुनाई देती है। और इसके अलावा देखिए प्रत्येक जो मेंबर है, जो हर देश से जो है 5 से अधिक मेंबर इसमें शामिल नहीं होंगे। 5 मेंबर्स कोई भी कंट्री भेज सकता है मैक्सिमम, लेकिन एक मेंबर तो उसको कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव तो अपना भेजना होगा। लेकिन हर देश को एक वोट यहाँ पर मिला हुआ है। अब वो चाहे देश बड़ा है या छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी को एक वोट हर देश को मिला हुआ है। इसके अलावा ये पूरी दुनिया की जो संसद है, जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारी संसद है, जैसे उसमें आप देखते हैं कि हर एरिया से एमपी जो है जाते हैं, वहाँ पर डिस्कशन करते हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे वो प्रतिपक्ष के हैं, सभी वहाँ पर बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। उसी तरीके की एक टाउन मीटिंग, ये उसी तरीके की हम इसको एक पूरे विश्व की पार्लियामेंट हम इसको कह सकते हैं। और लास्ट मेंबर जो था साउथ सूडान, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वो 2011 में इसका मेंबर बना। पहले जो है सूडान एक देश हुआ करता था। 2011 में उसके 2 देश बने, वो नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। तो नॉर्थ सूडान तो पहले से ही था मेंबर सूडान के रूप में। साउथ सूडान ने कहा कि मुझे मेंबरशिप अलग से चाहिए, तो उसको 193 रैंकिंग उसको मिलती है और उसको एक नया मेंबर उसको बनाया जाता है। इसके अलावा देखिए गुड स्पीड हैं फिलोसफर, इन्होंने देखिए जनरल असेंबली के बारे में ये लिखा है कि ये जो मल्टीफोल्ड एक्टिविटीज़, ठीक है, तो उसका ये एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में जो आगे डिस्कस करेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो फंक्शनिंग है मेन उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो काम है, इसकी जो मीटिंग होती है उसमें कुछ काम भी तो होते होंगे। इसकी 2 महीने 3 महीने तक ये लोग डिस्कस करते हैं आपस में। तो क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पर, क्या क्या काम होते हैं? तो देखिए पहला जो काम है मेनली वो है पासिंग द बजट। ये अपना बजट पास करती है। तो देखिए इसका कोई अपना तो कोई सोर्स नहीं है, तो सोर्स के इसके पास पैसे काम करने के लिए कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो जो उसके मेंबर कंट्रीज है वही कंट्रीब्यूट करेंगे, सीधी सी बात है। तो हर देश के लिए अलग अलग है। जो देश की जिस देश की जीडीपी है उसके अकॉर्डिंगली है वो। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो फिलहाल दे रहा है वो अमेरिका दे रहा है। फिर जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, चाइना है, यूके है। ये सब कंट्रियां जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट इसमें करते हैं। तो जीडीपी के अकॉर्डिंगली है, इनकी देशों की जीडीपी अच्छी है तो ये कंट्रीब्यूट ज़्यादा करते हैं। इंडिया भी कोशिश कर रहा है अच्छा खासा एक जो कंट्रीब्यूट हमारा देश भी करता है। 2019-21 का जो प्रेजेंट का जो कंट्रीब्यूशन है हमारा, उसमें हमारी रैंक 25 थी। इसके अलावा जो इसकी मेंबरशिप है, मेंबरशिप में कोई देश इसकी, अगर कोई नया देश मान लीजिए कोई बनता है और उसकी मेंबरशिप चाहता है, तो इसके लिए भी डिसीजन जो है यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए जो मेंबरशिप है
उसका उसका डिसीजन भी जो है जनरल असेंबली लेगी। ठीक है, जनरल असेंबली ही डिसाइड करेगी कि वो इसका मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो पहला तो उसको लिए ये होना चाहिए कि वो चार्टर जो है इसका, वो उसमें उसमें अपना विश्वास, अपना जो है फेथ अपना दिखाए, वो अपना विश्वास अगर इसमें दिखाता है। इसके अलावा फिर ये जनरल असेंबली डिसाइड करेगी, वहाँ पर वोटिंग होगी। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो कोई भी जो नया देश है वो इसका मेंबर बन सकता है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट जो मेंबर हैं, जो 10 जो अलग से जो मेंबर हैं जो नॉन परमानेंट हैं, तो उनका इलेक्शन भी जनरल असेंबली ही करती है। इसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं सेक्रेटरीट के, उनका भी चुनाव जो है यही करती है जनरल असेंबली, लेकिन उसके लिए सिफारिश की जाती है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, और उसी का ही प्रपोजल उन्हीं के जिनकी नाम की सिफारिश सिक्योरिटी काउंसिल से आती है, उसी का प्रपोजल आगे बढ़ाया जाता है। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जो जजेस हैं, जो 15 जो जज हैं, उनका भी चुनाव यही करती है, जनरल असेंबली ही उनका चुनाव भी करती है। तो इस तरीके से सारे सिस्टम पर नज़र रखने वाली, ठीक है, ये एक संस्था है। ये आदेश देने का काम नहीं करती, आदेश देने का काम है सिक्योरिटी काउंसिल का, इसका काम है नज़र रखने का। ठीक है, तो ये पूरे विश्व की संसद की तरीके से ये काम करती है। हर देश से एक प्रतिनिधि इसमें शामिल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 इसमें शामिल हो सकते हैं हर देश से, और लेकिन वोट सभी का बराबर होगा। तो देखिए, नेक्स्ट जो इसका ऑर्गेन्स है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेन्स, वो है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। यूनाइटेड नेशन को क्यों बनाया गया था? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए, ताकि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, वार जैसी स्थितियां उत्पन्न ना हो, विश्व में शांति बनी रहे। तो इसके लिए एक खास ऑर्गेन्स इसके लिए बनाया गया, इसके लिए बनाया गया सिक्योरिटी काउंसिल के रूप में। तो इसकी सबसे जो प्रिलिमिनरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। इसमें ये इसको जो मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं टोटल, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 15 मेंबर्स ही इसकी जो भी इसके फंक्शनिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल 15 मेंबर्स ही, इसके अलावा और कोई इसमें शामिल नहीं होता है। तो देखिए, जब ये यूनाइटेड नेशन बनाया गया था तो इसमें उस टाइम पर कितने इसके मेंबर थे? टोटल 11 मेंबर थे, 15 नहीं थे उस टाइम पर। 11 मेंबर रखे गए थे, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर जो थे, जो आज हैं, वो उस टाइम पर भी थे, वो उसमें कोई चेंज आज तक नहीं आया है। और इसके अलावा जो नॉन परमानेंट थे, वो उस टाइम पर 6 मेंबर थे, तो उनकी संख्या बढ़ाकर अब वो 10 कर दी गई है। 5 परमानेंट मेंबर तो हैं ही, इसके अलावा 6 से बढ़ाकर वो 10 कर दी गई हैं। तो टोटल मेंबर जो है 1966 से अब 15 हो गए हैं। तो और जिन मेंबर्स को चुन लिया जाता है एक बार नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, उसका इमीडिएट इलेक्शन नहीं होता है। तो देखिए, ये जो परमानेंट मेंबर हैं ये इस तरफ ये दिए गए हैं, इसके अलावा नॉन परमानेंट ये मेंबर दिए गए हैं। ये परमानेंट मेंबर हैं, जब से यूनाइटेड नेशन बना है तब से आज तक ये मेंबर हैं, और ये लगता नहीं कि ये किसी छठे देश को परमानेंट मेंबर के रूप में मेंबरशिप देंगे। और इसके अलावा ये जो मेंबर हैं ये सभी करंट के ये दिए गए हैं, ये चेंज होते रहते हैं हर 2 साल में। और इसके अलावा देखिए, जब नॉन परमानेंट मेंबर्स का कोई इलेक्शन करती है जनरल असेंबली, तो ये ध्यान में रखती है कि जोग्राफिकली कंसिडरेशन जो है वो हर क्षेत्र का हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए ये दिया गया है, यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको। ये नॉन परमानेंट मेंबर के लिए 3 जो है वो अफ्रीका से होने चाहिए, 2 कंट्री एशिया से होनी चाहिए, 2 कंट्रियाँ लैटिन अमेरिका से होनी चाहिए, 2 कंट्रियाँ वेस्टर्न यूरोप और अदर, इसके अलावा 1 कंट्री ईस्टर्न यूरोप। इस तरीके से पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो 10 कंट्रियाँ, इनमें से 10 की 10 अफ्रीका से हो जाएं या एशिया से हो जाएं,
तो इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इम्बैलेंस होगा। तो ये इसका एक जो है क्राइटेरिया है। तो देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वीटो पावर, जो इन 5 कंट्रीज़ के पास है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है वीटो पावर का, है ना, ये वीटो पावर है क्या, थोड़े जान लेते हैं। तो देखिए इसका जो वोटिंग प्रोसेस है, सिक्योरिटी काउंसिल का जो वोटिंग प्रोसेस है उससे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर वोटिंग प्रोसेस जो है वो 2 तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एक तो होता है प्रोसीजनल मैटर्स पर, 15 मेंबर्स हैं टोटल, परमानेंट नॉन परमानेंट सबको मिलाकर। उसमें से अगर 15 में से अगर 9 कोई भी मेंबर, परमानेंट या नॉन परमानेंट, कोई भी 9 मेंबर अगर पक्ष में फैसला कर देते हैं, ठीक है, अगर वो एफर्मेटिव वोट देते हैं तो कोई भी 9 मेंबर, तो वो प्रस्ताव पास मान लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है वीटो का यूज नहीं हुआ है अभी, प्रोसीजनल मैटर में वोटिंग वीटो का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सेकंड जो मेथड है तो वो कौन सा है, सबस्टेंशियल मैटर, है ना, सबस्टेंशियल मैटर्स में। इसमें क्या होगा, इसमें जो 5 जो परमानेंट मेंबर हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं उनके पांचों की सहमति होनी चाहिए। इन पांचों परमानेंट मेंबर्स की सहमति इसमें होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से एक भी अगर मना कर दे, इन पांचों में से अगर एक भी मना कर दे, उसके अगेंस्ट में अगर क्या कहते हैं वोट करे, तो उसको कहते हैं वीटो पावर, उसको मना करने की शक्ति। तो ये किसके पास है, इन पांचों कंट्रीज के पास है जो परमानेंट हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया और फ्रांस, इन्हीं के पास है। तो देखिए ये एक खास तरीके की पावर है वीटो पावर, ठीक है। निषेध अधिकार, या इसको एक वर्ड में कह सकते हैं निषेधाधिकार। तो इसका मतलब क्या है, मना करने की शक्ति, किसी काम को रोक देने की पावर, किसी काम को करने की पावर नहीं, जैसे किसी काम को करने की पावर होती है तो, लेकिन ये कौन सी पावर है, काम को रोक देने की पावर, ठीक है। तो अभी तक सबसे ज़्यादा जो वीटो पावर का इस्तेमाल किया है वो किया है किसने, यूएसएसआर ने। जब कोल्ड वॉर का दौर हमने देखा, पूरे विश्व ने देखा, तो उस समय पर सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया अपने फ़ायदे के लिए। जो सुपर पावर्स थी उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट ये दिखाया, ये जो दिया गया है, जिसमें यूएसएसआर ने 107 बार, और यूएसए ने 79, और यूके ने 29, फ्रांस ने 16, चाइना ने 11, ठीक है। इतनी बार जो है ये वीटो का जो पावर है उसका इस्तेमाल किया है। तो ये एक जो है काफ़ी एक जो है एक इश्यू बना हुआ है कि ये वीटो पावर जो है इन पांचों देशों के पास है, जब से ये बने हैं, जब से यूनाइटेड नेशन बना है, तभी से आज तक इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो इसमें लगातार जो है सुधार की बात हो रही है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यही आज तक जो है एक विवाद का विषय बना हुआ है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो तीसरा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेन्स है वो है सेक्रेटरीट, सचिवालय इसको कहेंगे हिंदी में। तो देखिए जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, चाहे वो रिपोर्ट तैयार करना है, कोई उसके लिए डाटा कलेक्ट करना है, तो वो सभी काम सेक्रेटरीट करता है। तो सेक्रेटरीट में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन होता है वो कौन होता है, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, महासचिव इसको बोला जाता है। तो सबसे बड़ा जो प्रशासनिक जो अधिकारी है वो सेक्रेटरी जनरल है यहाँ का। और इसके अलावा ये अकेला तो काम नहीं कर सकता इतना बड़ा, तो इसके लिए हेल्प के लिए काफ़ी जो है यहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरीज जनरल्स, एक्सपर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक काफ़ी बड़ा जो क्लर्क्स, तो एक काफ़ी जो है स्टाफ यहाँ पर काम करता है। तो देखिए इसका जो मेन जो काम है वो यही है कि जो इसके अदर जो ऑर्गेन्स हैं, जो इसके अंग हैं यूनाइटेड नेशन के, इसके अलावा जो इसके अदर जो एजेंसीज़ हैं, चाहे वो WHO है, ILO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, बहुत सारे इसके ऐसी एजेंसीज़ हैं। तो
मान लीजिए जैसे WHO है, उसको कोई अपनी एक रिपोर्ट तैयार करनी है हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो हेल्थ के ऊपर रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसको डाटा चाहिए, आंकड़े चाहिए, तो वो कौन देगा, वो कहाँ से आएंगे? तो यूएनओ का जो सचिवालय है, ये सेक्रेटरीट है, वो आंकड़े उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा कोई भी जो एजेंसी है, चाहे वो राइटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ उनको चाहिए, डाटा से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ चाहिए, तो वो सब अवेलेबल कराने का काम सेक्रेटरीट का ही है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर चाहे कोई कॉन्फ्रेंस करानी हो, मीटिंग अरेंज करानी हो, बजट प्रिपरेशन कराना है, तो इस सब में जो है इसका सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो इस तरीके से ये सभी जो है जितने भी ऑर्गेन्स हैं या एजेंसीज हैं, इनको सभी को हेल्प ये करता है। तो इसका हेड कौन होता है, अभी हमने जैसे कि बात की, उसका सेक्रेटरी जनरल होता है। वर्तमान में कौन है, ये देखिए, इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर। एक बहुत बड़े स्केल पर जो है स्टाफ जो है यहाँ पर होता है, और वो जो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी जो ऑर्गेन्स हैं, जो या इसकी एजेंसीज हैं, इनकी सपोर्टिंग के लिए यहाँ पूरा स्टाफ ये काम करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कौन है? एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। ये कहाँ से है? पुर्तगाल से हैं ये, और 2017 से ये महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और इनका इलेक्शन कौन करती है? जनरल असेंबली, महासभा इनका चुनाव करती है। लेकिन महासभा खुद से नहीं करती है, सिक्योरिटी काउंसिल जिसके भी नाम की सिफारिश करती है, उसी के नाम को जनरल असेंबली आगे बढ़ाती है। और तो इस तरीके से 193 की इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो 5 देशों की इम्पोर्टेंस सेक्रेटरी जनरल को बनाने में बन जाती है, क्योंकि सिफारिश तो वही से ही आएगी जिनका नाम सिफारिश देगी। सिक्योरिटी काउंसिल जिनके नाम की सिफारिश करेगी, उसी को ही जनरल असेंबली सेक्रेटरी जनरल बना सकती है। तो इस तरीके से, या हम ये भी कह सकते हैं, यूएनओ को जो रिप्रेजेंट कराने वाला जो व्यक्ति है, अगर हम कहें कि यूएनओ को रिप्रेजेंट कराने वाला कोई एक व्यक्ति का नाम बताइए, अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो वो कौन होता है? महासचिव होता है, सेक्रेटरी जनरल ये होता है, फोरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ये होते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो प्रिंसिपल ऑर्गेन्स है, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हम यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गेन्स की हम बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑर्गेन्स में से है ये, उन 6 में से एक। तो हम चौथे नंबर पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें किस तरीके के मामले आते हैं? तो देखिए, 2 देशों के बीच से जुड़े हुए जो मामले हैं, वो इस कोर्ट में जाते हैं। वॉर क्राइम से जुड़े हुए मामले हैं, वो इस कोर्ट में जाते हैं। वॉर क्राइम से जुड़े हुए मामले, या 2 देशों के बीच के जो डिस्प्यूट हैं, वो कोई देश नहीं, बल्कि ये जो वर्ल्ड कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, यहाँ पर सुनवाई उनकी होगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वॉर क्राइम है, बड़े स्तर के लड़ाई झगड़े, इंटरफेरेंस के मामले हैं, वो सभी आईसीजे में जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर 15 जजेस इसमें होते हैं। इंटरनेशनल लेवल के जजेस इसमें होते हैं 15 जज। संख्या बाद में जो है बढ़ा दी गई है। तो कम से कम जो कोरम होना चाहिए किसी भी मामले की सुनवाई के लिए, इन 15 में से 9 जज की बेंच होनी चाहिए। 9 जज उस सुनवाई में शामिल होने चाहिए कम से कम, तभी वो सुनवाई या तभी कोई कार्रवाई हो सकती है। इन जजेस का जो टेन्योर है, जो पीरियड है, वो कितना है? 9 साल का होता है। और एक बार जो जज बन गया, वो फिर से इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा भी जो है चुने जा सकते हैं। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे यहाँ के जो दलबीर सिंह भंडारी हैं, वो फिर से दूसरे कार्यकाल में उनका जो है चुनाव हुआ है। फिर से वो 2018 में उन्होंने फिर से रीजॉइन किया है। अभी तक देखिए, भारत से 4 जजेस यहाँ पर पहुँच पाए हैं आईसीजे में। तो पहले थे वो BN राव, दूसरे नंबर पर रहे हैं नगेंद्र सिंह, जो कि अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और तीसरे नंबर पर RN पाठक, रघुनंदन भी इनको कहा जाता था। इसके अलावा चौथे नंबर पर जो अभी यहाँ पर जजेस हैं, दलबीर सिंह भंडारी। दलबीर सिंह भंडारी जो हैं, वो
दिल्ली हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। इसके अलावा भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी ये जज रह चुके हैं। और इसके अलावा देखिए, जो इसमें जजेस जो चुने जाते हैं, तो उनका उनको ये देखा जाता है कि वो एक अच्छी पर्सनैलिटी का, हाई पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक अच्छा उनका मॉरल कैरेक्टर इनका होना चाहिए, एक अच्छी क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जो हाई कोर्ट से में या फिर जो लोअर जो पोस्ट हैं, जो कानून से संबंधित जो पोस्ट हैं, अगर उन्होंने इस पर अच्छे से काम किया है, अपने देश में उन्होंने अपने जो सुप्रीम कोर्ट है उनमें काम किया है, तो इस तरीके के लोगों का चुनाव यहाँ पर, इस तरीके के जजेस का चुनाव यहाँ पर होता है। और इसके अलावा एक टाइम में एक देश से एक ही जज यहाँ पर मेंबर हो सकते हैं। इसके अलावा जो इसका हेडक्वार्टर है इसका, तो वो कहाँ पर है? वो है द हेग। हेग में है, हेग एक जगह है नीदरलैंड में। ठीक है, तो ये एक इकलौता एक ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गेन्स है यूनाइटेड नेशन का जिसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क से अलग जगह पर है। बाकी सबके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। बाकी ये यही एक इकलौता एकमात्र ऐसा ऑर्गेन्स है, प्रिंसिपल ऑर्गेन्स है जो कि न्यूयॉर्क में नहीं है। इसकी बिल्डिंग किसी दूसरे देश में है। तो इसकी कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसको शॉर्ट में इकोसॉक भी लिखा जाता है, ECOSOC ऐसा भी लिखा जाता है इसको। हिंदी में बोलेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो देखिए, स्टार्टिंग में इसके जो मेंबर थे वो थे 18 मेंबर थे इसके। 1966 में इसमें कुछ चेंज किया गया, तो उसमें इनके मेंबर्स की जो संख्या थी वो बढ़ाकर 27 कर दी गई। उसके बाद में 73 में 54 कर दी गई, अभी भी 54 ही है। तो इसके जो मेंबर हैं वो कितने साल के लिए? 3 साल के लिए चुने जाते हैं। कौन इनका चुनाव करता है? जनरल असेंबली। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, इसका एक अपना अध्यक्ष भी होता है, एक उपाध्यक्ष भी होता है। और अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 1 साल का होता है। तो देखिए, जनरल असेंबली जो है वो कोऑर्डिनेट करती है किस किस को? बाकी के जो 5 ऑर्गेन्स हैं, इन सबको आपस में, इन सबको जो है कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करती है? जनरल असेंबली करती है। इनके जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करना, इनकी फंक्शनिंग जो है उनको देखना, तो ये सारे काम जनरल असेंबली करती है। ठीक है, इसी तरीके से इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम क्या है? इसके अलावा जो एजेंसी हैं, ठीक है, जैसे कि अभी हम आगे स्टडी करेंगे, ILO है, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, यूनिसेफ है, यूनिफेम है, WHO है, यूनेस्को है, और बहुत सारी एजेंसीज हैं। उन सबका का जो कामकाज है, उन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो इसके दायरे में आता है। तो देखिए, इसके पावर्स और फंक्शन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो काम करती है वो करती है इकोनॉमिक के लिए, सोशल के लिए, जैसे कि इसके नाम से ही हम देख सकते हैं, और कल्चरल के लिए, एजुकेशनल के लिए, हेल्थ से रिलेटेड। तो इस तरीके के जो मामले हैं उन सब के लिए ये काम करती है। इसके लिए हर इश्यूज़ पर एक एजेंसी इसने बनाई हुई है। जैसे हेल्थ के लिए WHO है, कल्चरल के लिए, एजुकेशनल के लिए यूनिसेफ है। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज़ हैं, उनके माध्यम से ये काम करती है। तो ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, ताकि उनको भी जो है, जो उनकी ह्यूमन राइट्स हैं, उनको वो मिल सके, उनको भी एक एजुकेशन, एक लेवल जो है, एक स्टैंडर्ड उनका भी मेंटेन हो सके। तो इसके लिए ये काम करती है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके लिए ये काम करती है। इसके लिए एक अलग से एक जो है कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, उसके साथ ये काम करती है। इसके अलावा जब भी या तो अपनी खुद की पहल पर ये कोई जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये इनिशिएट कर सकती है। इसके अलावा जो भी इंटर गवर्नमेंटल जो मामले हैं
उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंसेस हैं उस पर ये बुला सकती है। इश्यूज ऐसे होने चाहिए कि ये वो डोमेस्टिक ना हो, वो इंटर गवर्नमेंटल जो इश्यूज होते हैं उन पर ही मीटिंग कंट्रीज़ की बुला सकती है और उस पर बातचीत कर सकती है। देखिए छठा जो ऑर्गेन्स है ये भी प्रिंसिपल ऑर्गेन्स में ही है। इसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल, हिंदी में कहा जाएगा इसको न्यास परिषद। अब ये फंक्शनिंग में नहीं है, अब ये सस्पेंड कर दिया गया है। 1994 से ये काम नहीं कर रहा है। देखिए इसको बनाया किस लिए गया था ये आपको थोड़ा बताते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो उस टाइम पर बहुत सारे देश ऐसे थे, ऐसी कंडीशन में थे जो कि अवेयर नहीं थे, या हम कह सकते हैं कि वो अपना खुद का संविधान नहीं बना सकते थे। वो खुद को किस तरीके से उनके देश की व्यवस्था चलनी है, किस तरीके से क्या करना है, वो उस स्थिति में नहीं थे, है ना। जैसे कि हमने तो जो है अपने देश में जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमने फाइटिंग की, लड़ाई लड़ी और एक अपना खुद का संविधान बनाया। उसके बाद व्यवस्थाएं बहुत क्या कहते हैं एफिशिएंटली हमने जो है आगे बढ़ाई, हमने आगे जो है काफ़ी हमने एक्टिव रहे। तो लेकिन ऐसा सभी देशों में नहीं था, कुछ देश ऐसे थे कि वहाँ की जनता जो है उतनी जागी हुई नहीं थी या उनको उतनी समझ नहीं थी। तो लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो है डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो शुरू हुआ। सभी देशों से जो कॉलोनाइजेशन था, उपनिवेशीकरण था, वो जो है ख़त्म होना था। तो जो ये जो कुछ देश थे जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है, ये जो देश जो जिनको सुपर पावर कह सकते हैं, तो इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो उन देशों की का जो है रख रखाव करें, ठीक है, उनके देखभाल की जिम्मेदारी इन देशों को सौंपी गई। ठीक है, और ये कहा गया कि अभी अगले 15-20 सालों में, 25-30 सालों में जब भी इनका जो है डेवलपमेंट नहीं हो जाता है तब तक वो इनका ध्यान रखेंगे, इनका ख्याल रखेंगे ताकि कोई इनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। तो इसी वजह से ये ट्रस्टीशिप काउंसिल यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। और उसके बाद धीरे धीरे देश जो है आज़ाद होते रहे। और 94 में एक छोटा सा देश एक आयरलैंड है, उसका नाम है प्लाऊ, ठीक है। प्लाऊ ने अपने आप को जो है 94 में इंडिपेंडेंट, उसने भी अपने आप को घोषित कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में जो है फिर अब कोई देश ऐसा नहीं बचा जिसको हम ये कह सकें कि वो बहुत आदिम अवस्था वाला कोई देश है, या जिसको ऐसे कोई जो है केयर टेकर की आवश्यकता है। ऐसा कोई देश अब नहीं बचा पूरी धरती पर कि जिसको किसी ऐसे केयर टेकर की ज़रूरत हो। तो इसी के साथ में जो है फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम भी ख़त्म हो जाता है, तो इसको भी सस्पेंड कर दिया गया। ऑर्गेन्स अभी भी है, ये 6 ऑर्गेन्स में से अभी भी है, लेकिन इनएक्टिव है। अब ये वर्किंग में नहीं है, इसको सस्पेंड कर दिया गया है 94 में। तो ये थे यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन्स। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल, द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन के बारे में। थैंक्स, बाय बाय।